दोस्तों हाल ही में आपने जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की एक डिबेट देखी होगी, डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें मुफ्ती साहब एक आर्ग्यूमेंट का हवाला देते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट बीइंग, नेसेसरी बीइंग जैसी चीज़ों का जिक्र करते हैं। और अगर आप एक एथिस्ट हो तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर ये आर्ग्यूमेंट सही भी है तो भी ये एटमोस्ट एक नेसेसरी बीइंग को प्रूव करता है। इस नेसेसरी बीइंग की इस टाइप की सो कॉल्ड गॉडली एट्रीब्यूट्स हैं वो कतई प्रूव नहीं करता है। हालांकि मुफ्ती साहब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको उनका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो चलो चलते हैं हम उस इंसान के एक्सप्लेनेशन पे जिसने इस आर्ग्यूमेंट को डिवाइस किया है। दोस्तों कहाँ से आता है ये आर्ग्यूमेंट? ये आर्ग्यूमेंट आता है 1000 साल पहले के एक ऐसे फिलोसोफर से जिसने अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा ऐसे देश में बिताया है जो आज यूएस के साथ युद्ध कर रहा है। जी हाँ, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। वेलकम टू माई चैनल द फिलोसफी गाय, और आज हम बात करेंगे इब्न सीना की। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक रिलीजियस थॉट को प्रमोट करने आया हूँ तो यू कुड नॉट बी मोर रॉन्ग। मैं यहाँ पे लॉजिक को प्रमोट करने आया हूँ। इनफैक्ट इब्न सीना खुद लॉजिक को प्राइमरी माना करते थे। ये एक तरफ इस्लामिक ज़रूर थे, लेकिन दूसरी तरफ ये मानते थे कि हेवन और हेल लिटरली नहीं होते, जजमेंट लिटरली नहीं होता, एंजल्स लिटरली नहीं होते, यहाँ तक कि प्रोफेसी भी लिटरली नहीं होती। वैसी नहीं होती है जैसे हम सोचते हैं कि गॉड आके एक्सटर्नली हमको डिवाइन कमांड दे के जाता है। इंस्टेड प्रोफेसी हाइटेंड इंटेलेक्ट का नतीजा होती है। इब्न सीना का मानना था कि एक ही ट्रूथ अलग अलग ढंग से जाहिर होता है। फिलोसोफर्स के लिए वो इंटेलेक्ट, लॉजिक, रीज़न, रैशनल के टर्म्स में जाहिर होता है, तो मासेस के लिए ये सिंबल्स और रेवलेशन के टर्म्स में जाहिर होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो लगे हाथ में आपको इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी दे देता हूँ। 10 साल की एज तक ये पूरे कुरान को मेमोराइज कर डालते हैं। अपनी किशोर अवस्था से पहले ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलोसफी जैसे डिसिप्लिन्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जल्द ही अपने टीचर को सरपास कर देते हैं। ये वो वक्त है जब इनके हाथ में जो भी किताब लगती है उसको पढ़ के ख़त्म कर डालते हैं। 16 साल की एज पे एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन बन जाते हैं। एंड माइंड यू, कोई एरा गैरा फिजिशियन नहीं, ये अपने रूलर का इलाज कर डालते हैं। 18 साल की एज पे ये कहते हैं कि अब मेरे लिए जानने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। एंड आई एम सपोजिंग ये मजाक मजाक में कहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उस पॉइंट के बाद से ये इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं कि क्या बताऊं ये कितना लिखते हैं, 450 किताबें लिख डालते हैं। फॉर योर रेफरेंस, एक ऐसे फिलोसोफर जो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए बदनाम है, अरिस्टोटल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 200 किताबें लिखी थी। लेजेंड्स तो ये भी कहते हैं कि जब इब्न सीना एक शहर से दूसरे शहर तक घोड़े पर ट्रैवल किया करते थे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख ही रहे हुआ करते थे। तो क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंकर। अब गॉड के डिवाइन एट्रीब्यूट्स कैसे लॉजिकली एंटेल्ड हैं उसको समझने से पहले हमको आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कंटिंजेंसी क्या होता है। दोस्तों अगर कोई भी बीइंग अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड करता है तो वो कंटिंजेंट बीइंग होता है। अगर मेरे पेरेंट्स मिले नहीं होते तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मेरा एग्जिस्ट करना मेरे पेरेंट्स के मिलने पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह कन्वेंशनली कंटिंजेंसी को समझाया जाता है, लेकिन ये गलत है। एटलीस्ट इब्न सीना के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो सही क्या है दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे जाके आपको इब्न सीना का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि वो गलत है। अब वो गलत है या सही अपने जगह पे ये अलग बात है, लेकिन इस अकाउंट पे, उनको नहीं समझ पाने के अकाउंट पे अगर आप कहोगे कि वो गलत है तो आप गलत कर रहे होगे। इब्न सीना कहते हैं कि मैं इस टाइप की डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स का मिलना मात्र इतना बताता है कि आप एग्जिस्टेंस में कैसे आए, वो ये नहीं बताता है कि आप एग्जिस्टेंस में क्यों आए, और इस क्यों के पीछे की जो वजह है, जो कॉज है। अगर कोई भी बीइंग अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस टाइप के कॉज के ऊपर डिपेंड करता है तो ही वो कंटिंजेंट बीइंग है। इन अदर वर्ड्स, मेरी जो डेफिनेशन है, मेरा जो एसेंस है, मेरे अंदर का जो एक्स फैक्टर है, जो मुझे मैं बनाता है, कि मैं गाता हूँ, मैं फिलोसफी करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, आदि इत्यादि, नन ऑफ दीज सजेस्ट कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ऑल दैट दे सजेस्ट इज कि अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं गाता हूँ, फिलोसफी करता हूँ, आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, आदि इत्यादि। सो आई कुड हैव इजीली नॉट एग्जिस्टेड। यूनिकॉर्न्स का एग्जाम्पल लो। कैन यू कंसीव यूनिकॉर्न्स? भाई कितना ही लगता है कंसीव करने में, आपको घोड़े को इमेजिन करना है, ऊपर से हॉर्न डाल देना है, बन गया यूनिकॉर्न। जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू कंसीव यूनिकॉर्न्स डज इट मीन कि यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट? नहीं। सिमिलरली मैं भी बहुत इजीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दैट मैं करता हूँ। तो इसके पीछे की जो वजह है, जो कॉज है, अगर मेरा एग्जिस्टेंस इस कॉज पे डिपेंड करता है, जो कि करता है, तभी मैं एक कंटिंजेंट बीइंग हूँ, जो कि हूँ। जनरली स्पीकिंग, अगर कोई भी बीइंग अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस टाइप के कॉज पे डिपेंड करता है तो वो कंटिंजेंट बीइंग होता है। और इसका जो एंटोनिम है कि कोई भी बीइंग अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी कॉज पे डिपेंड नहीं करता है, वो नेसेसरी बीइंग होता है।
मतलब नेसेसरी बीइंग का नेचर ही ये है कि वो अनकॉज्ड होता है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। कि ऐसा कोई भी बीइंग है जो नेसेसरी बीइंग है? फॉर ऑल वी नो दस फार शायद नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम इसे कंसेप्चुअली फ्रेम कर पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगेन आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा जाके देखो ये सेक्शन, 0.5x पे जाके देखो। जब तक समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़ने का। तो इब्न सीना कहते हैं कि मेरे एग्जिस्टेंस का जो कॉज है वो या तो कंटिंजेंट हो सकता है या तो नेसेसरी हो सकता है। चलो मान के चलते हैं कि वो कंटिंजेंट है, मतलब मेरे एग्जिस्टेंस के कॉज का भी कोई कॉज है। अब वो जो कॉज है वो भी या तो कंटिंजेंट हो सकता है या तो नेसेसरी हो सकता है। मान के चलते हैं कि वो भी कंटिंजेंट है। बहुत बातें हो गई मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं आसपास, सामने कैमरा है, ये माइक है, चश्मा है, ये सारी कंटिंजेंट चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो एग्जिस्टेंस के जो रिस्पेक्टिव कॉजेज हैं वो भी या तो कंटिंजेंट हो सकते हैं या तो नेसेसरी हो सकते हैं। चलो मान के चलते हैं कि वो कंटिंजेंट है। अभी कितनी सारी कंटिंजेंट बीइंग्स हैं भाई, फॉर ऑल वी नो इनफाइनाइट बीइंग्स हैं, कहाँ एक एक को एड्रेस करते फिरेंगे? तो इब्न सीना कहते हैं कि हम एक ऐसा सेट बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल द कंटिंजेंट बीइंग्स, और उस सेट के बारे में हम पूछते हैं कि इसके एग्जिस्टेंस का जो कॉज है क्या वो कंटिंजेंट बीइंग है या फिर एक नेसेसरी बीइंग है। इब्न सीना कहते हैं कि सपोज कर लो कि ये कॉज भी कंटिंजेंट है, मतलब ये कॉज खुद उस सेट का एक मेंबर होगा। कैसे? भला वो सेट क्या था? वो सेट था द सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट बीइंग्स। तो अब आप कहोगे भाई इसमें क्या समस्या है, एक सेट के एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन उसका मेंबर क्यों नहीं दे सकता? तो इब्न सीना कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में नहीं दे सकता क्योंकि वो कमबख्त मेंबर खुद कंटिंजेंट है, उससे खुद की एग्जिस्टेंस का तो एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा रहा है, उसके लिए वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो किसी और की एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन कैसे देगा? तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो आप मुझसे 100 रुपये मांगते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई देखो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन टेंशन नॉट, मैं रोहित से मांग के देता हूँ। और रोहित भी यही कहता है कि भाई देखो मेरे पास नहीं है, लेकिन टेंशन नॉट, मैं नेहा से मांग के देता हूँ। और नेहा भी यही कहती है कि भाई देखो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन टेंशन नॉट, मैं अपनी किसी सखी से मांग के देती हूँ। और ये चेन जो है ये चलती जाती है। तो एक बात बताओ, क्या हमारे अकाउंट पे बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास 100 रुपये आएंगे? नहीं। इन अदर टर्म्स, अगर आपके पास 100 रुपये आते हैं तो क्या हम में से कोई भी एक, या फॉर दैट मैटर हम सब, क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके पास 100 रुपये कैसे आए? नहीं। तो इसी तरह सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट बीइंग्स के एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन एक कंटिंजेंट बीइंग नहीं दे सकता। तो बचा क्या? नेसेसरी बीइंग। मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट बीइंग्स का जो कॉज है वो एक नेसेसरी बीइंग है। दोस्तों, ये लॉजिकली डिड्यूस्ड है। इब्न सीना की जो टोन है वो आपको रेज बेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि ये कॉज नेसेसरी बीइंग है, वो कह रहे हैं कि आई एम लेफ्ट बट टू बिलीव कि ये नेसेसरी बीइंग है, इट मस्ट बी नेसेसरी बीइंग, जिसको हम गॉड से रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सो कॉल्ड गॉडली एट्रीब्यूट्स थोड़ी ना होल्ड करता है जिनको हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो इब्न सीना कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। चलो एक एक एट्रीब्यूट को उठा के देखते हैं कि वो लॉजिकली कैसे एंटेल्ड है। दोस्तों, पहला एट्रीब्यूट तो ये है कि गॉड एक है, मल्टीपल गॉड्स नहीं है, एक गॉड है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उस पर रिफ्लेक्ट करके आप ये कह सकते हो कि भाई ठीक है, सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट बीइंग्स का जो कॉज है वो नेसेसरी बीइंग है, लेकिन ये एक नेसेसरी बीइंग भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो इब्न सीना कहते हैं कि ठीक है, चलो सपोज कर लेते हैं कि मल्टीपल नेसेसरी बीइंग्स हैं, फॉर सिंप्लिसिटी से 2 हैं। अब इससे क्या इंप्लाई होता है? तो ये जो 2 नेसेसरी बीइंग्स हैं ये कुछ ना कुछ शेयर करते हैं भाई, जिसके अकाउंट पे ये दोनों नेसेसरी हैं, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं डिफर भी करते हैं, तभी तो ये 2 हैं, वरना तो एक होते। तो इब्न सीना कहते हैं कि इन दोनों नेसेसरी बीइंग्स में से आप किसी एक को उठा लो, आप नोटिस करोगे कि ये इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक ऐसा पार्ट है जो इसको दूसरे वाले नेसेसरी बीइंग के साथ सिमिलर बनाता है, तो दूसरा ऐसा पार्ट है जो इसको दूसरे वाले नेसेसरी बीइंग के साथ डिफरेंट बनाता है। तो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया हो तो ये जो सो कॉल्ड नेसेसरी बीइंग था ये तो कंटिंजेंट बन गया, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये अपने पार्ट्स पे डिपेंड करता है। भाई बाय डेफिनेशन नेसेसरी बीइंग वो बीइंग होता है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो गॉड जो है वो कंटिंजेंट तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर मल्टीपल गॉड्स नहीं हो सकते, एक ही गॉड होना मांगता है। अगला एट्रीब्यूट जो है वो है कि गॉड टाइमलेस होता है। इब्न सीना कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि गॉड टाइमलेस नहीं है, गॉड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट कॉज डज दिस कम एट? इब्न सीना कहते हैं कि दिस डिस्पोजेस गॉड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, वेरिएशन। एट टाइम 1 गॉड स्टेट ए में हो सकते हैं, एट टाइम 2 गॉड स्टेट बी में हो सकते हैं। तो हमारे पास ये सवाल आएगा कि भाई एट एनी गिवन
टाइम गॉड इस पर्टिकुलर स्टेट में क्यों है जबकि वो किसी भी और स्टेट में हो सकते थे? तो एट एनी गिवन टाइम गॉड की एग्जिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेकिंग गॉड कंटिंजेंट। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए गॉड को टाइमलेस होना पड़ेगा। दोस्तों, जब इब्न सीना कहते हैं कि गॉड पावरफुल है तो वो मस्कुलर पावर की बात नहीं कर रहे होते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो किसकी बात कर रहे होते हैं? वो बात कर रहे होते हैं पावर जो एक नेसेसरी बीइंग होल्ड करता है, जिसके वर्च्यू में बाकी की सारी बीइंग्स, जितनी भी कंटिंजेंट बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी इंस्टेंशिएट होती हैं, एक्चुअलाइज होती हैं। अब गॉड इंटेलिजेंट कैसे हैं उसको समझने के लिए चलो हम एक एनालॉजी को छेड़ते हैं। जब एक इंजीनियर एक कार को डिज़ाइन करता है तो किस बेसिस पे आप उस इंजीनियर को इंटेलिजेंट होने का दर्जा देते हो, ज़रा सोचो। वो इसलिए क्योंकि वो जो कार है वो एक डिटर्मिनेट वे में काम करती है। ऐसा नहीं होता कि उस कार को स्टार्ट करने के लिए जब आप चाबी घुमाते हो तो इंडिकेटर्स चालू हो जाते हैं, दूसरी बार जब ट्राई करते हो तो वाइपर्स चालू हो जाते हैं, तीसरी बार जब ट्राई करते हो तो कार रिवर्स में जाने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक डिटर्मिनेट वे में बिहेव करती है। इंजीनियर जो है उसने मात्र कार के जो मैकेनिकल पुर्जे हैं, गियर, स्टीयरिंग व्हील, दरवाजे, इन सबको साथ मिलाने का काम नहीं किया होता है। ही हैज़ अ गुड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मशीन, इसलिए आप उसको इंटेलिजेंट होने का दर्जा देते हो। सिमिलरली हमारे पास जितनी भी कंटिंजेंट बीइंग्स हैं ये भी डिटर्मिनेट वे में काम करती हैं। आप आंख बंद करके कह सकते हो कि कल सुबह सूरज उगेगा। जब धोनी शॉट लगाता है तो बिना उस प्रोजेक्टाइल को देखे हुए आप कह सकते हो कि ये कहाँ पे गिरेगा। क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि नहीं आपने? तो देखो, हमारा यूनिवर्स भी डिटर्मिनेट वे में काम करता है। एंड डिटर्मिनिज्म अपील्स टू स्पेसिफिकेशंस। टू कॉज समथिंग इन अ स्पेसिफिक वे, द कॉज मस्ट ग्रास्प सो कॉल्ड स्पेसिफिकेशंस, सो देयरफॉर द कॉज मस्ट बी इंटेलिजेंट। दोस्तों, इब्न सीना की फिलॉसफी में इन दोनों एट्रीब्यूट से कुछ ऐसा लॉजिकली एंटेल हो जाता है जिससे बाकी के इस्लामिक फिलोसोफर्स को तकलीफ हो जाती है। अल गजाली आगे जाके कहते हैं कि इब्न सीना तो हेरेटिक थे, ये इस्लाम को री इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे, तो री राइट कर रहे थे। तो क्या है ये चीज़ जो एंटेल हो जाती है? ये है कि यूनिवर्स इटर्नल है। यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग नहीं है, यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, ऐसी कोई डेट नहीं है, ऐसा कोई डे नहीं है जो यूनिवर्स का एंड मार्क करता है। और ये कैसे एंटेल हो जाता है? लेट्स ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। इब्न सीना कहते हैं कि अगर गॉड यूनिवर्स को T1 पे बनाते हैं, इसका ये मतलब है कि गॉड यूनिवर्स को T2 पे नहीं बनाते हैं, जिससे ये डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि गॉड पावरफुल नहीं है। मतलब गॉड यूनिवर्स को T2 पे बनाने की पावर नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि गॉड तो पावरफुल है, ये तो लॉजिकली एंटेल्ड था। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, हाउ टू एस्केप दिस प्रॉब्लम? इब्न सीना सजेस्ट द ओनली लॉजिकल वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, अगर यूनिवर्स T1 पे ना बन रहा हो, T2 पे ना बन रहा हो, T3 पे ना बन रहा हो, किसी टाइम पे ना बन रहा हो, यूनिवर्स इटर्नल हो। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो प्रिविलेज्ड है, तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो अनप्रिविलेज्ड है। तो गॉड पावरफुल नहीं है, ये कहीं डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं हो रहा है। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, आई मस्ट से। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो सर, गॉड यूनिवर्स को T2 पे नहीं बना रहे हैं, इसका ये थोड़ा ना मतलब है कि गॉड यूनिवर्स को T2 पे बनाने की पावर लैक करते हैं। तो देखो, ऐसे में हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि बाय द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स T1 पे क्यों बन रहा है और T2 पे क्यों नहीं? तो दोस्तों, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि ऐसा रैंडमली हो रहा है, T1 और T2 स्पेशल नहीं, आर्बिट्ररी है। तो इन दैट केस इब्न सीना कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो गॉड इंटेलिजेंट नहीं रह जाते। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटेलिजेंट होना तो लॉजिकली एंटेल्ड था। भाई आप खुद ही सोचो, अगर वो जो कार का इंजीनियर था, अगर वो आर्बिट्रेरली सारे गियर, स्टीयरिंग और दरवाजे को असेंबल कर देता तो आप उसको इंटेलिजेंट होने का दर्जा थोड़ी ना देते। तो ये वाला जो केस है ये तो गलत है। तो दूसरा केस क्या है? चलो वहाँ चलते हैं। दूसरा केस है कि गॉड चूज करते हैं कि यूनिवर्स T1 पे बने और T2 पे नहीं। तो इब्न सीना कहते हैं कि ये चूज को कहाँ बीच में लेके आ गए? चूजे हो क्या एकदम? ये चूजिंग का जो प्रोसेस है ये तो टाइम में अनफोल्ड होता है, लेकिन गॉड तो टाइमलेस है, तो इसलिए ये केस भी नहीं सही हो सकता। लेकिन अगर समहाउ ये चूजिंग हो भी पा रही है तो भी उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि गॉड के पास एक वजह है कि वो यूनिवर्स को T1 पे बनाए और T2 पे नहीं। मतलब गॉड कंटिंजेंट है उस वजह पे, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गॉड तो बाय डेफिनेशन नेसेसरी बीइंग है। तो इसलिए ये वाला केस भी गलत है। द ओनली रेजोल्यूशन दैट इज लेफ्ट इज कि यूनिवर्स इटर्नल हो। तो यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि अगर यूनिवर्स इटर्नल है तो यूनिवर्स को बनाया कैसे गया है? तो इब्न सीना कहते हैं कि यूनिवर्स को उस ढंग से नहीं बनाया गया है जिस ढंग से आप एक पेंटिंग को बनाते हो। गॉड ने यूनिवर्स को टेम्पोरली नहीं, ऑन्टोलॉजिकली बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जार्गन का इस्तेमाल किया है जो अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड सा टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। नंदलेस आपको हिंट देने के लिए, जब आप एक ताला खोलने की कोशिश करते हो तो देखो दो चीज़ें हो रही होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि चाबी घूम रही होती है, और दूसरी चीज़ ये कि आप चाबी को घुमा रहे होते हो। तो जो दोनों चीज़ें हैं, चाबी का घूमना और आपका चाबी का घुमाना, ये दोनों चीज़ों को अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा
देखा जाए तब तो ये साइमल्टेनियस ही लगेंगी, लेकिन इनमें नंदलेस कोई फ़र्क है। अब ये जो फ़र्क है ये ऑन्टोलॉजिकल फ़र्क है। तो गॉड ने भी कुछ इसी तरह यूनिवर्स को ऑन्टोलॉजिकली बनाया है। तो चलो इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह इब्न सीना ने, डिड आई जस्ट से सिन्हा, एनीवे, इन्होंने पहले गॉड की एग्जिस्टेंस को लॉजिकली प्रूव किया, उसके बाद लॉजिकली गॉड की डिवाइन एट्रीब्यूट्स को प्रूव किया। अगर आपके दिमाग में ऑब्जेक्शंस हैं तो पूरा कमेंट सेक्शन आपका है। लेट अस पे रिस्पेक्ट टू दिस गाय बाय नंबर 1 ऑब्जेक्टिंग टू हिम। फिलोसोफर्स को ना मजा आ जाता है जब उनको कोई ऑब्जेक्ट करता है। एंड नंबर 2 बाय ऑब्जेक्टिंग टू हिम एनालिटिकली। एक ऐसा इंसान जिसने रीजन की बुनियाद पे पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, अगर आप रीजन से उसको ऑब्जेक्ट करोगे तो वो आएगा आपको आशीर्वाद दे के जाएगा, ठीक है, हाथ चूम के जाएगा। ये रिमार्कबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि इब्न सीना तुम तो गलत हो, मेरा धर्म बताता है कि मल्टीपल गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट्स अपने आप में कोई वैल्यू होल्ड नहीं करते हैं। कैसे वो आपको आर्ग्यू करना है, बहस करो आप, कमेंट सेक्शन आपका है। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने।